हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के 500 प्लस से भी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि भूगोल के सारे प्रश्न इन्हीं 500 प्रश्नों से घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। ये आपके 500 ज्योग्राफी के प्रश्न एसएससी, रेलवे, एएलपी या बैंकिंग टाइप के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम फटाफट से इन 500 प्रश्नों के वन लाइनर प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला है, ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? एराटोस्थेनेज। अगला है, जस पीरियोडस यानी कि पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिकेटियस। अगला है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिकेटियस। हिकेटियस को ही भूगोल का जनक कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन ग्लाहिम को। मार्टिन ग्लाहिम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनेज को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को। पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं एवं व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनेज को कहते हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स एवं एनेक्सिमिंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ शार। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्समेंडर। एनेक्समेंडर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्राबो को। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एब जॉर्ज लेमेंटियर। एब जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉडी के द्वारा। दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा। अस्वीति सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेमेशनरी थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ। हिग्स बोसोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स तथा फ्रांसवा इगलर्ट के द्वारा। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 प्रकाश वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी हैं? 100 अरब मंदाकिनी यानी कि 100 अरब गैलेक्सी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? प्रत्येक मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हम जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम दूध मेखला है यानी कि मिल्की वे है। दूध मेखला को सर्वप्रथम किसने देखा था? दूध मेखला को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सबसे नवीनतम मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? हीलियम है, जो 26.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है? 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर।
सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है? 110 गुना। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज किसने की थी? जोहानेस केपलर के द्वारा। किस ग्रह को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? चेरॉन, सेरस तथा प्लूटो को। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करें। सबसे पहले है सूर्य। ग्रह में पहला पर है बुध, दूसरा पर है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। आकार के हिसाब से ग्रहों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, उससे छोटा है पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र से छोटा है मंगल और सबसे छोटा है बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है? बुध ग्रह। मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? वरुण को। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म है? शुक्र ग्रह। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज है? शुक्र तथा अरुण की गति दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज है। नोट: शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र को। सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी का समान है? शुक्र का। शुक्र का घनत्व, आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी के समान है। गैमीनीड किस ग्रह का उपग्रह है? गैमीनीड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। फोबस तथा डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबस तथा डिमोस। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? मंगल ग्रह। शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि। सौरमंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? टाइटन। किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा? शनि ग्रह। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? फोबे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह
जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में यह परिक्रमा करता है वो है फोबे। 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा शनि ग्रह की खोज करी गई थी। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शल। विलियम हर्शल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में की गई थी। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलोन किस ग्रह के वलयों का नाम है? अरुण के वलयों के ये सारे नाम हैं। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? अरुण का। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। टिट्रोन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? वरुण। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.7 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। लीप वर्ष कितने वर्ष दिनों का होता है? 366 दिनों का। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? 4.22 प्रकाश वर्ष। रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा यानी मून को। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? लिबनिट्ज पर्वत। मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? 57%। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? 2006 में। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? 88 दिनों में। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? 687 दिनों में। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा को। सौरमंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे। हैले नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? 76 वर्ष पर एक ही बार दिखाई देता है। हैले नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया था? 1986, यानी कि अगली बार यह धूमकेतु 2062 में दिखाई देगा। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक किस दिन होता है? 3 जनवरी। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस दिन होता है? 4 जुलाई। ऐसी स्थिति को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। वैज्ञानिकों के अनुसार
1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोर कहलाती है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर कहाँ पर काटती है? अटलांटिक महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य ग्रह कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? 82.5 डिग्री। भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित किस शहर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहरा लीजिएगा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहा जाता है? 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के स्थित क्षेत्र को। ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। भूपर्पटी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? बेसाल्ट से। भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन 46.60%। भूपर्पटी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन 27.72%। भूपर्पटी पर तीसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्यूमिनियम 8.13%। मैग्मा चेंबर पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? आवरण वाले भाग में। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर है। पृथ्वी के हिस्से को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है आवरण जिसे मेंटल कहते हैं, तीसरा है केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। आवरण की मोटाई कितनी है? 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? निकेल और फेरस का बना हुआ है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ जाता है? 1 डिग्री बढ़ जाता है। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% पर। पृथ्वी की अधिकतम गहराई कितनी है? मैरियाना गर्त की है। नोट: पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्र का अनुपात कितना है? 3:7। लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के। कौन सा एक पातालीय पिंड है? बैथोलिफ।
जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सील कहते हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? क्वार्ट्जाइट। लिग्नाइट कोयला का रूपांतरण रूप क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला। विटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है? ग्रेफाइट। सैल का रूपांतरित रूप क्या है? स्लेट। ग्रेवो का रूपांतरित रूप क्या है? सरपेंटाइन। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट तथा नमक की चट्टान किस चट्टान के उदाहरण हैं? ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? ये परतदार होती हैं। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टानों का बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? प्राथमिक श्रेणी में। लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंडर। कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? मैक्सिको में। एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। विसुवियस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा तथा मेयन किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? ये सभी के सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। दमबंध, पोपा, किलिमंजारो और चिमराजो किस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? ये सभी के सभी शांत ज्वालामुखी हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। जिस ज्वालामुखी के साथ जल तथा बाष्प भी बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? गैसर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी, जो इक्वाडोर में है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, चिली बॉर्डर पर है, दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला पर। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ किस पर्वत पर स्थित है? एंडीज पर्वत पर। कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? सतही तरंगे या एल तरंगे। कौन सी तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? द्वितीय तरंगे या एस तरंगे। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। कौन सी तरंगे द्रव्य पदार्थों में से नहीं गुजर सकती है? गौण तरंगे। भूकंप के उद्भव के स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी, जो 4800 किलोमीटर है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियां किसका उदाहरण है? चट्टानों के अपरदन का उदाहरण है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी बर्लित पर्वत है? अरावली पर्वत। गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान का निर्माण नदियों के अपरदन का फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है? समप्राय मृदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? लोएस मैदान। एनाकोंडा, जिसे विश्व का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है, किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 150 सेमी से कम वर्षा वाले वन को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं?
टैगा वन की पत्तियां नुकीली होती हैं। किस वन में चौड़ी पत्तियों वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? पर्वतीय वन वाले। शबाना घास का मैदान किस देश में स्थित है? अफ्रीका देश में है। कंपोज घास का मैदान किस देश में है? ब्राजील में है। लानोस घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? वेनेजुएला और कोलंबिया में। प्रेयरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? अमेरिका और कनाडा में। पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। डाउन्स घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? एशिया, यूक्रेन, रूस तथा चाइना में। कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है? सवाना तथा पंपोज। कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास है? प्रेरी, पंपास, स्टेपी तथा डाउन्स। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी के सभी घास के मैदान वाले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है। एशिया विश्व का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 30% भाग पर छाया हुआ है। कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? लाल सागर तथा सुएज नहर। कौन सी सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है? काला सागर और कैस्पियन सागर। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? बेरिंग जल संधि। एशिया में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? अंग्रालैंड, जो रूस तथा चीन एवं गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीपीय भाग। माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जो 4875 मीटर ऊंची है। पामीर पठार किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र, जिसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, देश कौन सा है? कजाकिस्तान। एशिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? मृत सागर 397 मीटर गहरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो चाइना में है। एशिया का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वैकाल झील 1940 मीटर है, जो एशिया में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी झील है आंतरिक सागर कौन सी है? कैस्पियन सागर, ये भी एशिया में पड़ता है। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया भाग कहते हैं। बैकाल झील तथा कैस्पियन सागर साइबेरियन में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? चोटी 15। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 4850 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? कोमोलगमा। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगांग झील लद्दाख एवं तिब्बत में है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम मेघालय राज्य में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महालेवी गंगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? वांगो, आमोर, सिक्यांग तथा यांगटीसी क्यांग नदियां। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? लीना, ओबे तथा एनेसी। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सीकन जापान में है, 53.85 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक है,
9,438 किलोमीटर लंबा है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड। तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय तथा कपास आदि के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन का। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, जो पाकिस्तान में है फिलहाल। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बोयांस्क, जो साइबेरिया में पड़ता है। किस स्थान को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है? बोयांस्क को। कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर। विश्व में सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। मलेरिया का दवा कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के पौधे से। विश्व में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले पर है चाइना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5%। पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? 3215 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। यानी कि असम से या अरुणाचल प्रदेश से इधर गुजरात और महाराष्ट्र की साइड का विस्तार। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 3100 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। लंबाई में भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ शेयर करता है, यानी कि साझा करता है? तो सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ भारत का है। भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को स्पर्श करती है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों, जिसमें कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को नेपाल की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। 4 राज्य भूटान की सीमा को साझा करती हैं। भारत की जलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो भारत की जलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत कितने देशों के जल तथा स्थल सीमा दोनों को स्पर्श करती है? 3 देशों के साथ भारत जल और स्थल सीमा दोनों को स्पर्श करती है। वे हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? सर क्रीक, गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी।
भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रैडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की 1663 किलोमीटर है। भारत के किन राज्य तट रेखा वाले राज्य हैं? 9 राज्य हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। ये सभी 9 के 9 राज्य भारत के तटीय राज्य हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? शंकोश नदी। सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बाड़ालच्चा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा तथा जैलपला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। तुजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर में है। यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा तथा दीफू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेखा दर्रा, माना दर्रा तथा नीति दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? वुडजिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करती है। जम्मू से कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को आपस में जोड़ती है। शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? सिपकीला दर्रा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था? टिथिस समुद्र। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसका आर नाम है गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? काठमांडू घाटी। मैकाल पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक से नर्मदा, सोन तथा महानदी का उद्गम स्थल है। किस पठार को भारत का सुरु भी कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियां देखने को मिलती है। सतपुड़ा पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंद्रेमुख। महाबलेश्वर चोटी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर चोटी का उच्चतम बिंदु है। दक्कन का पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाबलेश्वर में। थालघाट दर्रा किन दो शहरों के बीच स्थित है? मुंबई तथा नासिक के बीच में थालघाट दर्रा आता है। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? मुंबई तथा पुणे को। कोयम्बटूर तथा कोचीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्नामुड़ी चोटी देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? महेंद्रगिरी। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट को कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कहते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तथा एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? किनरा तट। किनरा तट हम गोवा से कर्नाटक तक के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है? कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में है, बहुत ही ज्यादा फेमस। नावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नावा शेवा भी बहुत ज्यादा ही फेमस बंदरगाह है। मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान तथा अंडमान निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 10 डिग्री चैनल गुजरता है। सुमात्रा तथा निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच में देखने को मिलता है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? डंकन पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। वैरन किस राज्य या यूटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अंडमान निकोबार में। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? सतोपंथ ग्लेशियर में। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? यमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, हुगली, वैगाई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र तथा महानदी। फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं वे हैं गंगा, गोदावरी, कावेरी, हुगली, वैगाई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी है। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, साबरमती तथा माही नदी। ये सभी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है? बरवड्डी पहाड़ी बिंद रेंज में है जो मध्य प्रदेश में आता है। गंडक नदी किस शहर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है? पटना के समीप। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तिब्बत में शानोख्याबाब हिमनद के पास में। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है? राकसताल में। सतलुज, चिनाव, रावी, व्यास तथा झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। कुरल, बनास, बामनी, सिप्ता तथा पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। लीसा, चौकिया तथा शर्मा किसकी सहायक नदियां हैं? शारदा नदी की सहायक नदियां हैं। यारो, इंद्रावती तथा लीखो किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों कोसी की सहायक नदियां हैं। कोसी की सहायक नदियां हैं यारो, इंद्रावती तथा लीखो। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। पूर्णा प्रमुख रूप से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी। डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा तथा तिहांग किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। अरे ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो सालों भर बहती रहती है? चंबल नदी।
चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी तथा बैगाई नदी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय तथा खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील, जम्मू कश्मीर का लोकेशन है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, लोकेशन यूपी का है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामो झील, सिक्किम का लोकेशन है। महाराष्ट्र में स्थित कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है? लोनार झील। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। नागार्जुन डैम किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पे नागार्जुन डैम बनाया गया है। निजाम सागर डैम किस नदी पर स्थित है? मंजीरा नदी पर। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम तथा गांधी सागर डैम किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। मालाताल झील, सातताल झील तथा राकसताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का लोकेशन है। नागिन झील, डल झील तथा बैरीनाग झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील, जैसमंद झील तथा पिछोला झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत के जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठंडी के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? लो मानसून के कारण। राजस्थान में शीत ऋतु के वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ। शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं, जिसमें गरज के साथ वर्षा भी होती है, पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं, जिसमें गरज के साथ वर्षा भी होती है, कर्नाटक में क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा। अरब सागर से आने वाली मॉनसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? केरल में आती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा बहकर आई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल ओढ़ मतलब जल को लेकर आना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। किसकी उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? टेटिनीफेरस, मैग्नेटाइट तथा जीवाश्म के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश। धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, आलू तथा मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में
धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, आलू तथा मक्का की खेती की जाती है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और आयरन की बहुलता सबसे ज्यादा होती है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? चूना का इस्तेमाल करके। लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन एवं सिलिका का बहुलता देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी के अंदर। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? 51% भाग कृषि के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग सफेद होता है? केओलिन की उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद होता है। कौन सी मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर वन मौजूद है? 21% पर। विश्व में चाय तथा गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, और पहले पर है चीन। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15% भाग पर। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? 47% पर। भारत में लगभग 47% पर चावल की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968 के बीच। विश्व में उर्वरक उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है? चीन। भारत तीसरे स्थान पर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस तथा टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। ये सभी क्रांतियां याद रखना जरूरी है। आम, केला, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक तथा हल्दी के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है, और पहला पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन है। भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूरिंग कहलाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा यानी कि कॉफी कौन सा होता है? अरेबिका। दलहन तथा तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश यानी कि MP। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? गुजरात। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। गन्ना और गेहूं। सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक। मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। जूट
और कपास में कंफ्यूज मत होइएगा। प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई कौन सी फसलें हैं? ये सभी रबी की फसलें हैं। रबी फसलों को किस माह में बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी फसलों को बोया जाता है। रबी फसलों को किस माह में काटा जाता है? मार्च से अप्रैल के बीच में। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा तथा अरहर कौन सी फसलें हैं? ये सारी खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती है? जून से जुलाई की माह में बोई जाती हैं। खरीफ फसलें किस माह में काट ली जाती है? नवंबर से दिसंबर के बीच में काट ली जाती है। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना तथा लघु सिंचाई परियोजना। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड में है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्रों में कौन सी परियोजना लागू की जाती है? बृहद सिंचाई परियोजना लागू की जाती है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में है। दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अचानकमार टाइगर रिजर्व तथा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। पाकुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत बहुत इंपॉर्टेंट है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व तथा बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। बनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? पुणे को। फलोधानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? जयपुर को। भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर जानते हैं। मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। लोकेशन कर्नाटक का है। भीमा परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी। लोकेशन महाराष्ट्र का है। नोंगर बायलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेघालय में नोंगर बायलम वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी इंपोर्टेंट है। प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में है। डांभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मिजोरम में है। वेदांतगल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? झारखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, वो उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 11 है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क लेह में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक
94 वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या यूटी में है? अंडमान निकोबार में है। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस किस पक्षी विहार में प्रायः दिखाई पड़ते हैं? केवलादेव घाना पक्षी विहार में, जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ शीतकाल में साइबेरियाई सारस देखने को मिलता है। काराकोरम नामक रेगिस्तान किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान में है। अटाकामा नामक रेगिस्तान किस देश में है? चिली में है। कालाहारी नामक रेगिस्तान किस देश में है? बोत्सवाना में है। रेंडियर झील किस देश में स्थित है? कनाडा में। लडोगा झील तथा ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस में। वालखस झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? कनाडा में। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन इंपोर्टेंट है। आयर झील किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? टांगानिका झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़े खारे पानी और सबसे बड़ा झील दोनों कैस्पियन ही है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। इसिक कुल झील किस देश में है? किर्गिस्तान में। युगांडा तथा तंजानिया के बीच कौन सी झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। अस्वान तथा काहिरा नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? नील नदी के किनारे। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टाइग्रिस नदी के किनारे। वर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्प्री नदी के किनारे। सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ला प्लाटा नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है? मोस्काबान नदी के किनारे। प्राग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वितावा नदी के किनारे प्राग बसा हुआ है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर के किनारे। पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वान नदी के किनारे। जिब्राल्टर जमडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन तथा मोरक्को, यूरोप और अफ्रीका को। डोबर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ब्रिटेन तथा फ्रांस को। डोबर जल डमरू मध्य ब्रिटेन और फ्रांस को आपस में अलग करता है। मलक्का जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? मलाया तथा सुमात्रा को। वाव एल एंड मंडव जल संधि किससे आपस में जोड़ती है? लाल सागर तथा अरब सागर को आपस में जोड़ती है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है? हवांगो नदी को, जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। मोतियों का द्वीप किस नदी को कहा जाता है? बहरीन को मोतियों का द्वीप के नाम से जानते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। जय हिंद।